Three, two, one. हेलो, नमस्कार। मैं रश्मि बाला, नेशनल सेक्रेटरी एचआरपीसी। आप सभी का इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बाल श्रम और शोषण जैसे संवेदनशील विषय पर। इसके खिलाफ बने कानूनों, दंडों और बच्चों की सुरक्षा के कानूनी उपायों को समझेंगे। तो हमारे आज के गेस्ट स्पीकर हैं, मुख्य वक्ता है श्री प्रशांत कुमार वर्मा जी, जो कि एचआरपीसी के डिवीजन लीगल एडवाइजर है, संभाग लीगल एडवाइजर। और साथ साथ वो हाई कोर्ट एडवोकेट और प्रोफेसर भी हैं हितकारिणी लॉ कॉलेज जबलपुर से। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मुख्य वक्ता जी को, जो इस विषय पे अपने अनुभव और कानूनी दृष्टिकोण हमारे साथ साझा करेंगे। तो सर, अब आप आगे बढ़े और स्क्रीन आपकी है। सबको बताएं कि आज के टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि आज का जो हमारा वेबिनार है, बाल श्रम और शोषण और इसे रोकने के लिए कानून और दंड का जो प्रावधान है, उन विषय पर हम चर्चा करेंगे। और इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले सभी को नमस्कार। और काफी साथी हमारे साथ सम्मिलित हैं। तो हम जो बाल श्रम है, जो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, जो बाल श्रम, या सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक पे जो वेबिनार भी आयोजित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता है वर्तमान परिस्थितियों पर। तो हम देखें कि बाल श्रम, तो बाल श्रम जो बच्चे हैं, अगर बात करें कि बाल श्रम को जो कानून में डिफाइन किया गया है, कानून के साथ साथ हम जो आम प्रैक्टिकल या जो आम, जो कह सकते हैं कि जो जनरली जो चीजें प्रैक्टिकल जो यूज होती हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए हम बात रखेंगे। तो जो बाल श्रम है, तो बाल श्रम जो ऐसा श्रम, बाल श्रम तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि कहीं नहीं, बाल यानी बालकों के श्रम की बात की जा रही, जो बच्चे हैं उनके श्रम की बात की जा रही है। तो बच्चों के श्रम, किस प्रकार के श्रम की, तो हम देखेंगे कि ऐसे बालक जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, और ऐसे बालकों के साथ उनसे कार्य लिया जा रहा है। और कार्य इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति, या उनसे जिस तरीके से एक वयस्क लोगों से काम लिया जाता है, ठीक वैसे ही बालकों से काम लिया जा रहा है जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है। तो ऐसे श्रम को ही हम क्या कहते हैं, बाल श्रम कहते हैं। और कहीं ना कहीं जो इस श्रम की वजह से जो बालक हैं, जो बच्चे हैं, इनका कह सकते हैं शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से जो एक विकास होना चाहिए, इनका जो इनके जीवन के लिए जो बहुत जरूरी है, वो विकास अगर इनसे श्रम कराया जाएगा तो ये विकास पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जनरली कहा जाता है कि जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, वो हमारे देश का आने वाले समय की भविष्य है। यानी आज जो बच्चे हैं वो कल हमारे देश की भविष्य होंगे। और जब हमारे बच्चे जो बालक हैं, अगर उनका सही तरीके से विकास नहीं होगा, उनको सही तरीके से एजुकेशन नहीं दी जाएगी, तो निश्चित तौर से आने वाले समय में हमारा देश जो इन बच्चों बालकों के हाथ में होगा, तो कहीं ना कहीं वो अगर श्रमिक ही रहेंगे, तो फिर ज्यादा अच्छी स्थिति में हमारे बच्चे नहीं रहेंगे, और कहीं ना कहीं हमारा देश भी अच्छी स्थिति में नहीं रहेगा। तो जो बाल श्रम है, तो जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनके साथ उनको शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से कहीं ना कहीं उनको नुकसान होता है, उनसे उनको हानियां होती हैं। और ये अगर बात देखी जाए, तो जो शोषण है, तो कहीं ना कहीं शोषण भी बालकों के साथ हो रहा है, जिसकी वजह से उनका शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से शोषण होने की वजह से जो उनको अवसर मिलना चाहिए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, वो अवसर नहीं मिल पाता। अगर हम बात करें कि जो बाल श्रम है, या जो बालकों के साथ शोषण हो रहा है, इनकी वजह क्या है, कारण कौन कौन से हैं। तो पहला जो कारण है, जो मुख्य कारण है, वो है गरीबी। जो बालक हैं उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो पाने की वजह से, उनके यहाँ तक कि उनके जो परिवार के जो या गार्जियन हैं या माता पिता हैं, उनको मजबूरी बस अपने बच्चों को एजुकेशन ना दे करके, बल्कि उन्हें काम पर भेजने के लिए मजबूर होते हैं। कोई कई ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं। तो गरीबी एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से बालकों की बाल श्रमिक का कारण है। दूसरी है अशिक्षा। माता पिता जो हैं या गार्जियन जो हैं, वो
इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि बालकों से श्रम लेकर के जो त्वरित लाभ है या तुरंत जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो ज्यादा लाभदायक है, या बच्चों को अभी हम एजुकेशन दें, शिक्षित करें, उनको एजुकेशन दिलाएं, शिक्षा दिलाएं, तो कहीं जाकर के उनका भविष्य अच्छा होगा, उनका भविष्य अच्छा होगा, साथ ही साथ उनके परिवार का भी भविष्य अच्छा होगा। तो अशिक्षा की वजह से, शिक्षित ना होने की वजह से जो गार्जियन हैं, माता पिता हैं, वो उनको की शिक्षा से कितने ज्यादा लाभ हो सकते हैं उनको ना समझ पाने की वजह से जो गार्जियन हैं उनको श्रम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और बालकों को श्रम करने के लिए भेजते हैं। तीसरा जो कारण है, मुख्य कारण है बाल श्रम का, वो है पारिवारिक जिम्मेदारियां। कहीं कहीं ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं, जो आर्थिक परिस्थितियां हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियां, तो जो बालक भी हैं वो मजबूर होकर के बाल श्रम करना उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि अगर कुछ काम करेंगे तभी कुछ पैसे आएंगे, जिसकी वजह से वो उनके परिवार का पालन पोषण हो सकेगा। तो ये भी वजह है जिसकी वजह से पारिवारिक जिम्मेदारी बच्चों पर, बालकों पर आ जाने की वजह से जो बालक हैं वो बाल श्रम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर काम किया जाता है, या जो ऐसे असंगठित क्षेत्र हैं, यानी कि जहां पे अनऑर्गेनाइज जो एरियाज हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों की निगरानी नहीं होती है। अगर उनकी प्रॉपर तरीके से निगरानी हो, कोई निरीक्षक को निरीक्षण करे कि ऐसे बच्चों को काम पे नहीं रखा जाना चाहिए, कानून भी इसके अगेंस्ट में है, कानून भी बच्चों को काम करने से रोकता है, तो अगर सही तरीके से निगरानी हो तो उन बच्चों पर काम पर नहीं रखा जा सके। तो ये भी एक कारण है कि अगर प्रॉपर जहां पर भी काम किया जा रहे हैं, काम लिए जा रहे हैं, वहां पर अच्छे तरीके से निगरानी ना हो पाने की वजह से बालकों को भी काम पे रखा जा रहा है। साथ ही साथ ये जो गार्जियन है, साथ ही जो सोसाइटी है, समाज है, हर एक व्यक्ति की कहीं ना कहीं उस तरीके से कानूनों के प्रति जागरूकता या ये समझ उस तरीके से नहीं है कि जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति नैतिक तौर से अपनी जिम्मेदारी समझ सके या नैतिक तौर से अपनी जिम्मेदारी ले सके कि जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, उनसे काम अगर लिया जा रहा है तो एक आम व्यक्ति भी, एक आम नागरिक भी उन अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो, जिम्मेवार बने, जिम्मेदार हो कि वो उन चीजों पे तुरंत एक्शन ले कि कोई भी ऐसी स्थान है, जगह है, प्रतिष्ठान है या कोई भी ऐसी जगह है कि बच्चों से काम नहीं लिया जा सके। तो अगर सभी लोग अगर जागरूक ना हो पाने की वजह से इस बात पर कार्रवाई या एक्शन नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से ये भी एक कारण है जिसकी वजह से जो बाल श्रम है, बाल श्रम के तौर पे कार्य बालकों से लिया जा रहा है। अगर हम बात करें जो बालक हैं, तो बालकों को लेकर के हमारे संविधान में क्या प्रावधान है, किस तरीके के प्रावधान है जिससे कि बालकों से बाल श्रम को रोका जा सके और बालकों की अच्छी स्थिति, उनके भविष्य के लिए, उनके विकास के लिए, जो उनका जीवन है, उनका भी जीवन एक गरिमामय जीवन बन सके। तो इसके लिए हम बात करें हमारे भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान में अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 23 में जो बेगार है, मजदूरी है या बलात्श्रम है, इस प्रकार से कार्य करने के लिए प्रावधान किया गया कि इस तरीके से कोई व्यक्ति कार्य नहीं करा सकता। साथ ही साथ अगर हम अनुच्छेद 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 में बात की गई है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनसे कोई भी खतरनाक काम या कोई खतरनाक जहां पर भी वस्तुएं बनाई जा रही हैं या कोई ऐसी फैक्ट्री है तो ऐसी जगह पर बच्चों को कार्य करने के लिए नहीं रखा जाएगा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 जो फंडामेंटल राइट है तो उसमें प्रावधान किया गया है कि इस तरीके से कोई व्यक्ति कार्य नहीं ले सकता या कार्य नहीं करा सकता। अगर ऐसा किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में कार्य किया जा रहा है तो उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनका उल्लंघन है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो अनुच्छेद 21A है, इसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य तरीके से शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो हमारे संविधान में जो DPSP हैं, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं,
उनमें जो अनुच्छेद 39 ई और एफ है, इसमें बात की गई है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि बच्चों के विकास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए जब भी कानून बनाए तो इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए ही राज्य क्या करेगी, कानून बनाएगी। साथ में अनुच्छेद 45 भी है जिसमें बात की गई है बच्चों के लिए कि बच्चों के हित को लेकर के जो राज्य की जिम्मेदारी है कि बच्चों के विकास के लिए उनके हित को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य जो है कानून बनाएगी। अगर हम बात करें कि जैसे कि जो बाल श्रम को प्रच्छेद और विनियमन करने के लिए जो अधिनियम है 1986 का, जो भी संशोधन हुआ है 2016 में, तो इसमें भी बात की गई है कि इसमें अगर हम बात करें जो बाल श्रम प्रच्छेद अधिनियम 1986 है, इसमें अगर बात करें कि जो अधिनियम है ये संपूर्ण भारत में लागू होता है। इसमें इसको 4 अध्याय में बांटा गया है। इसमें जो कुल धाराएं हैं 26 धाराएं हैं और इसमें एक अनुसूची है। तो अगर हम बात करें कि जो एक अनुसूची है, इस अनुसूची में बताया गया है कि जो अनुसूची में 2 भाग हैं, भाग का और भाग का। तो भाग का में ऐसे कार्यों को बताया गया है, उन कार्यों की सूची बताई गई है कि जो क्या है, प्रतिबंधित है, यानी इस तरीके के कार्य बालकों से नहीं कराए जा सकते। यानी कुछ ऐसे कार्य हैं जो बालकों से तो कराए जा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो सूची में जो कार्य बताए गए हैं वो कार्य नहीं कराए जा सकते। साथ ही साथ जो भाग खा है उसमें जो कह सकते हैं कि भाग का में कार्यों के बारे में सूची बताई गई है और भाग खा में है जो निर्माण कार्य, जो कंस्ट्रक्शन है या कह सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है, तो उस तरीके की यूनिट्स में काम पर बच्चों को नहीं रखा जाएगा। तो इस प्रकार से जो अनुसूची है बाल श्रम प्रच्छेद अधिनियम 1986 की, तो इसमें बताया गया है कि कार्यों को भी और जो निर्माण कार्य हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उस पर काम, बच्चों को काम पे नहीं रखा जाएगा। अगर हम बात करें तो ये जो अधिनियम है 1986 का, इसमें जो बच्चे हैं, तो बच्चों को अगर काम पे रखा भी जा रहा है तो अधिकतम बच्चों से ऐसे कार्य जो खतर, जैसे कि अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष से, तो जैसे अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि बच्चों को खतरनाक कार्यों में नहीं रखा जाएगा। यानी कि ऐसे कार्य जो खतरनाक नेचर के नहीं है या जो डेंजरस टाइप के नेचर के नहीं है, उन कार्य में बच्चों को कार्य में रखा जा सकता है। तो अगर कार्य में रखा जाएगा तो कितना अधिकतम हम बच्चों से काम ले सकते हैं। तो जो बाल श्रम प्रच्छेद और विनियमन अधिनियम 1986 है उसमें प्रावधान किया गया है कि अधिकतम 6 घंटे बच्चों से कार्य लिया जाए, यानी 24 घंटे में 6 घंटे बच्चों से कार्य लिया जा सकेगा। और एक बार में अधिकतम 3 घंटे कार्य में लिया जाए, यानी कि अधिकतम 24 घंटे में अगर हम अधिकतम काम ले सकते हैं बच्चों से तो वो 6 घंटे ले सकते हैं। और 6 घंटे में कंटिन्यू हम लगभग 3 घंटे बच्चों से काम करा सकते हैं। उसके बाद उन्हें रेस्ट देना पड़ेगा, वो भी जो मिनिमम 1 घंटे का होगा। उसके बाद फिर कंटिन्यू हम काम ले सकते हैं बच्चों से। साथ ही साथ बच्चों से ओवर टाइम नहीं कराया जा सकता है। यानी कि जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति है, जो बैक्स व्यक्ति है, तो अगर वो करना चाहे, उनकी इच्छा है, तो वो व्यक्ति उसी कार्य में ओवर टाइम भी कर सकते हैं, जिसके बदले में ओवर टाइम के बदले में डबल जो सैलरी होती है, जो पे रहता है, मिलता है। लेकिन बच्चों से ओवर टाइम नहीं कराया जा सकता है। साथ ही साथ जो बच्चों को लेकर के जो छुट्टियों का प्रावधान है, तो जो छुट्टियां वगैरह रहती हैं, जैसे एक आम व्यक्ति को मिलती हैं, वैसे एक बच्चों को भी दी जाती हैं और विशेष तौर से दी जाते हैं। तो कह सकते हैं कि और साथ ही साथ जो अगर इस प्रकार से जो बच्चों के संबंध में जो नियम है या जो शर्तें हैं, उन शर्तों के अनुसार काम पे रखा जाएगा। अगर इस प्रकार से कोई प्रतिष्ठान है या कोई भी फैक्ट्री है, कारखाना है, जिसमें जो नियम है उनके अनुसार अगर कार्य में रखा जाता है, कार्यों की अगर अवहेलना की जाती है, तो कार्यों की अवहेलना होने पर जो निम्न शर्तों की अगर उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसे प्रतिष्ठान, कारखाना, फैक्ट्री को जो इसके लिए जो जिम्मेदार होंगे, उनको अगर पहली बार अगर ये गलती की जा रही है तो इसके लिए कम से कम 3 माह तक की सजा और 10,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो अधिकतम 1 साल तक के कारावास से और 20,000 रुपए तक के जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर यही कार्य दोबारा या यही फैक्ट्री, कारखाने के मालिक या जो ऐसे संगठन है जिनके द्वारा कार्य लिया जा रहा है, तो अगर वो इसी प्रकार से दोबारा अगर इस प्रकार के अपराध करते हैं, गलतियां करते हैं, तो कम से कम 6 माह की सजा होगी और अधिकतम जो 2 साल तक की हो सकेगी। तो इस प्रकार के प्रावधान जो बाल श्रम प्रच्छेद और अधिनियम
1986 है, इसमें व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि जो बच्चों और यौन अपराधों के संरक्षण के लिए जो पॉक्सो जो अधिनियम 2012 आया है, इसमें जो अगर बच्चों के अगेंस्ट में अगर कोई अपराध होता है, तो इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही जो बंधुआ मजदूरी जो उन्मूलन अधिनियम 1976 का है, इसमें भी अगर बच्चों से इस प्रकार से बंधुआ मजदूरी की तरह कार्य लिया जा रहा है, तो इसको लेकर के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो हमारी जो जो पहले भारतीय दंड संहिता थी, अब जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें भी अगर हम बात करें कि बच्चों को लेकर के कौन-कौन से प्रावधान हैं, तो जो धारा 96 है भारतीय न्याय संहिता की और धारा 97 है, इसमें बच्चों के शोषण के विरुद्ध जो अगर कोई कार्य किया जा रहा है, तो इनको लेकर के दंड का प्रावधान किया गया है। यानी कि कोई बालक या बालिका को किसी कार्य हेतु अगर बाध्य किया जाता है, तो अगर ऐसा बाध्य किया जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष तक की सजा बीएनएस में प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ अगर किसी बालक को शोषण करने के लिए, बंधुआ मजदूरी के लिए या यौन शोषण के रूप में अगर कार्य किया जा रहा है, तो भी यहाँ पर दंड का बीएनएस में प्रावधान किया गया है और इसके लिए आजीवन कारावास तक के दंड का प्रावधान किया गया है। अगर हम बात करें कि जो बाल श्रम है या इसको रोकने के लिए हमारे जो न्यायालय हैं, न्यायपालिकाएं, उनकी क्या भूमिका है, तो हम देखेंगे कि जो एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का जो 1966 का केस है, इसमें स्पेशली बाल श्रम को रोकने के लिए मतलब कैसे सख्त तरीके से गाइडलाइंस दी गई है, निर्देश दिए गए हैं कि इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए और बाल श्रम को रोकने के लिए और जो भी इससे पीड़ित हैं उनको तुरंत एक प्रकार से रिहेबिलिटेट करने के लिए या उनको पुनर्वास कराने के लिए भी एक प्रकार से निर्देश दिए गए हैं। साथ में एक और केस है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ का। इस पीपल्स यूनियन बारे केस में भी न्यायपालिका ने डायरेक्शन दिया है कि जो बाल श्रम है, बाल श्रमिक हैं, इनको जो ऐसे जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, इस पर भी डायरेक्शन दिया गया कि ऐसे बच्चों को ऐसे निर्माण कार्यों में नहीं रखा जाना चाहिए, कार्य नहीं कराया जाना चाहिए। साथ ही साथ इसमें राज्य को भी एक प्रकार से जिम्मेदारी निर्देशित की गई कि राज्य का दायित्व है कि इस प्रकार से बच्चों पर राज्य की जिम्मेदारी, कोई भी ऐसे कारखाना है, फैक्ट्री है, प्रतिष्ठान है, तो राज्य की जिम्मेदारी है कि ऐसी जगहों पर बच्चों इस प्रकार से प्रावधान किए जाने चाहिए, कानून बनाया जाना चाहिए कि जिससे ऐसे बच्चों को काम पर ना रखा जा सके। और साथ ही साथ राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है, बाल संरक्षण अधिकार आयोग है, इसके माध्यम से भी जो बच्चे हैं, बाल श्रमिक हैं, जो बच्चे हैं, उनके जो अधिकार हैं, जो उनके अधिकार उनको सुरक्षित रखने के लिए काम किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ये जो बाल श्रम है, तो बाल श्रम को रोकने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं, क्या प्रावधान हो सकते हैं, तो ये हमने देखे कि हमारे संविधान में भी प्रावधान है और साथ ही साथ इसको लेकर के बाल श्रम को रोकने के लिए कानून भी बनाए गए हैं। साथ ही साथ इसको लेकर के जो अगर हम बात करें कि कानून होने के बाद भी, संविधान में प्रावधान होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, तो इसको कैसे, इन समस्याओं का हम सामना कैसे करेंगे जिससे कि इस प्रकार की घटनाएं ना घट सकें। तो इसके लिए कह सकते हैं या कह सकते हैं इसके लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। अगर इस पर हम बात करें तो जैसे कि इन चीजों को रोकने के लिए जैसे कि आज का जैसे वेबिनार आयोजित किया गया, तो कहीं ना कहीं इसका ये भी एक क्या कह सकते हैं, ये एक उपाय है कि कहीं ना कहीं जब लोग जागरूक होंगे, व्यक्ति जागरूक होंगे, बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं या इस प्रकार के अपराधों में कमी आएगी। यानी कि जो अधिकारों को लेकर के एजुकेशन, शिक्षा का प्रचार प्रसार होना अनिवार्य है। अगर ये एक आम व्यक्ति, जो एक गार्जियन है, माता पिता हैं, एक आम नागरिक हैं, वो भी अगर इन अधिकारों के प्रति सजग होंगे, शिक्षा के महत्व को जानेंगे, समझेंगे कि बच्चों के लिए अभी जो काम है या जो श्रम है, श्रम में तुरंत लाभ तो मिलता है, लेकिन अगर वो एजुकेशन प्राप्त करेंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसकी वजह से उनको एक अच्छी जॉब मिलेगी, एक अच्छी नौकरी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं उनका जीवन कहीं ज्यादा अच्छा होगा। तो शिक्षा के प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस प्रकार से अधिकारों के प्रति, जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता के अभियान की आवश्यकता। जिस तरीके से इस एनजीओ के माध्यम से वेबिनार आयोजित किया गया, ठीक इसी तरीके से सरकार के माध्यम से जो एनजीओ हैं उनके माध्यम से
प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर से बाल श्रम को रोकने में हम काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। साथ ही साथ जो कहीं न कहीं जैसे कि हमने कारण देखे थे कि जो बाल श्रम होने के कारण कहीं न कहीं जो आर्थिक समस्या या पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो अगर ऐसे बच्चों के लिए या जो गरीब लोग हैं, गरीबों के लिए अगर रोज़गारों की व्यवस्था की जाए वैकल्पिक तौर से या उनके परिवारों के लिए या जो बच्चे हैं केवल परिवार में बच्चे ही हैं, उनके ऊपर ही ज़िम्मेदारियाँ तो इस प्रकार की अगर कुछ व्यवस्था की जाए या उनको सहयोग दिया जाए या स्कॉलरशिप दी जाए तो कहीं न कहीं अ, जो बाल श्रम हो रहे हैं, इनमें काफ़ी हद तक कमी आएगी और साथ ही साथ अगर इस प्रकार के अपराध हो भी जा रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए जो प्रावधान है, जो कानून बनाए गए हैं, उनका कड़ाई से अगर पालन होगा, तो जिससे जो दोषी हैं या जो लोग ज़बरदस्ती ऐसे बच्चों को काम पे रख रहे हैं, तो उन पे कड़ाई से अगर कानूनों का पालन होगा, तो निश्चित तौर से ऐसी फैक्ट्री, कंपनी, कारखाने या कोई असंगठित कोई क्षेत्र भी है तो उन बच्चों को रखने से फिर वो चीज़ अवेयर रहेंगे और समझेंगे कि अगर हम इस प्रकार से गलतियाँ करेंगे तो कहीं न कहीं हमें इस सज़ा मिलेगी। तो इस प्रकार से इस प्रकार के जो अपराध हैं वो उनमें कमी आएगी। साथ ही साथ बच्चों के लिए अगर इस प्रकार की घटनाएँ घटती हैं और ऐसे जो बच्चे जो बाल श्रम से पीड़ित हैं, तो उनके लिए पुनर्वास की अगर व्यवस्था होगी या पुनर्वास की व्यवस्था है, तो इस प्रकार से जो बाल श्रम है इनके अपराधों में रोकथाम में काफ़ी हद तक कमी आ सकेगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि अगर जो बालक है, जो बच्चे हैं, अगर वो अपना अधिकतम समय या जब उनको एक अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एजुकेशन के लिए जो उनका समय था, अगर वो एजुकेशन प्राप्त करने की बजाय अगर वो काम करने में अपना समय देंगे, तो फिर वो उनका जो एक प्रकार से जो बहुमूल्य समय है, जिसमें वो अपने जीवन को बेहतर बना सकते थे, वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के बजाय श्रम करने में ही लगे रहेंगे, तो बाद में फिर वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के जो अवसर हैं, उन अवसरों से वो वंचित हो जाएँगे और कहीं न कहीं फिर उनका जो जीवन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकेगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि जो बाल श्रम है इसको रोकने के लिए काफ़ी हद तक लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। सभी को ज़िम्मेदार होने की आवश्यकता है और इनके जो अधिकार हैं, चाहे जो संवैधानिक प्रावधान है या जो कानून है, तो उन सभी को जानने की आवश्यकता है, एक आम व्यक्ति को भी आवश्यकता है। तो जो भी इससे संबंधित जो भी बेसिक जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी, तो मैंने इसमें रखने का प्रयास किया। ठीक है, मीन्स आपकी बातें अब कंप्लीट हो गई, तो अब क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। किसी को अगर इससे ओके। रिलेटेड क्वेश्चन करनी है तो सबसे पहले मुझे आपने बाल श्रम अगेन एंड अगेन यूज किया, तो बाल श्रम और बाल शोषण के बीच क्या अंतर है? बाल श्रम मीन्स मैम बाल श्रम जो कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं या जो 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनसे अ, काम लेना या कार्य कराना जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति मतलब उनको पैसे दे करके काम में लेना। तो ये क्या है बाल श्रम है। बाल शोषण में आ जाएगा कि उनको शारीरिक तौर से या मानसिक तौर से या उनके साथ यौन उत्पीड़न करना। तो ये बाल शोषण की पैसे दे करके उनसे गलत काम कराना, तो ये सभी बाल शोषण के अंतर्गत आ जाएगा। तो बेसिकली वो जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में या लेबर का वर्क कर रहे हैं वो शोषण में नहीं आता है। जी, वो बाल श्रम में आएगा। अभी आपसे भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं, आप लोग डे टू डे कितने सारे बच्चों को देखते होंगे काम कर रहे हैं और फिर वो बहुत सारे बच्चे भीख मांगते रहते हैं, रोड पे कुछ कुछ करते रहते हैं। तो अब भी इस टॉपिक से रिलेटेड ना अभी ये मौजूद है, आप सवाल कीजिए ताकि आप बच्चों की मदद कर सके। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जी। मैं विदिशा से हूँ, एमपी नियर बाय भोपाल, है ना। यहाँ पर मैं विदिशा में देखता हूँ कि कई सारे बच्चे 14 साल से कम के हैं और किसी दुकानों पे काम कर रहे हैं। अपन ने जैसे कई बार पूछा भी तो अब उनके घर की परिस्थिति ऐसी है कि भाई घर में कोई है ही नहीं करने वाला, अब उन्हीं को करना पड़ेगा। तो उस कंडीशंस पे क्या करना चाहिए अपने को? जी सर, बिल्कुल। जैसे कि हम स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि बाल श्रम के जो कारण हैं उनमें से प्रमुख कारण कौन-कौन से, तो इसमें हमने ये भी एक कारण बताया था कि जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, तो जी। कहीं न कहीं जो बच्चे हैं उनका कोई स्रोत नहीं है या सोर्स नहीं है जो मेंटेनेंस कर सके, भरण-पोषण कर सके, तो जिसकी उनकी मजबूरी बन जाती है, जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इस फील्ड में आएँ या उनसे बाल श्रम करें। तो कहीं न कहीं इसके लिए हमने सुझाव में भी या उसको लेकर के कि क्या हो सकता है बेहतर, उसमें हमने देखा कि ऐसे बच्चों को लेकर के
जो प्रावधान है, जो गवर्नमेंट्स की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से उन बच्चों की हम मदद कर सकते हैं। उनके बारे में, जैसे अगर मेन काम क्या है, एजुकेशन, शिक्षा, तो बच्चों को उनके लिए हम उनके स्कूल में दाखिला करा सकते हैं, उनकी पढ़ाई को कंटिन्यू करा सकते हैं। साथ ही साथ जो भी सरकार की जो योजनाएं हैं और योजनाओं के प्रति बच्चे नहीं जान रहे, एक आम व्यक्ति नहीं जान रहा, या जो लोग एक समाज सेवी भी हैं वो भी अधिकतर नहीं जान पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम उनको इन चीजों से अगर उनकी हेल्प करेंगे, जो योजनाएं हैं उनका लाभ दिलाएंगे, तो फिर जब उनको बच्चे काम में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको, मतलब कह सकते आर्थिक तौर से परिस्थितियां अच्छी नहीं है, या उनके पास समस्या है, तो अगर वो समस्या का कहीं ना कहीं उनका, अगर उनको हेल्प मिलेगी तो फिर वो उस काम को छोड़ करके जो बच्चों के लिए जो करना चाहिए, एक प्रकार से उनको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, तो फिर वो पढ़ाई कर सकेंगे और ये काम छोड़ सकते हैं। सर एक चीज और पूछना था इसमें, देखो कि जैसे आपने बताया कि अपन सरकारी योजनाओं का उनको लाभ दिला सकते हैं, है ना, बट जी। उसमें एक्चुअली कई सारी जगह कुछ फैमिलीज ऐसी होती है कि जब उनको इस टाइप की योजनाओं से कुछ मिलने लगता है आर्थिक वो, तो फिर वो आगे चल के मेहनत नहीं करना चाहते, या फिर वो इस मोड़ पे चले जाते हैं। जैसे आजकल अपन देख रहे हैं कि एक सफेद पाउडर का नशा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है ना, और जी। मतलब इस टाइप के नशे में वो मतलब अब जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं देखता हूँ, है ना, कि आजकल मतलब 14 साल से कम उम्र के लोग इस सफेद पाउडर के नशे में इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं कि संभालना मुश्किल ही हो जाता है एक तौर पे। और प्रशासन भी इस जगह पे कभी सपोर्ट नहीं कर पाता। वो कहते हैं हम कहाँ तक उसको देखें, कहाँ तक रोकें। हम तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि भाई ये कहाँ से आ रहा है उसको रोक सकते हैं, लेकिन कोई ले रहा है या कोई क्या कर रहा है उसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सर, ये कह सकते हैं ये बहुत बड़ी समस्या है हम सभी के सामने। लेकिन अगर इसको हम पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से अगर हम सोचेंगे तो निश्चित तौर से एक अच्छा हल मिल सकता है। इसके लिए जैसे कि प्रशासन भी है, प्रशासन के लोग भी हैं, पुलिस भी है, तो कहीं ना कहीं देखेंगे समाज के कुछ जो सोशल वर्कर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखें कि इनके अंदर, या ये अगर हेल्प करना भी चाहें तो हेल्प इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इनको, जो बच्चे हैं वो नशे पे पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोकल पुलिस से, जो प्रशासन है उनके साथ, या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके साथ, कई भी हैं जो योजनाएं हैं, कि कहीं ना कहीं जो स्कूल वगैरह भी है उनके साथ भी, टीचरों के साथ भी अगर हम सही तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जानकारी साझा कर सकते हैं, और जो एजुकेशन का जो महत्व है, शिक्षा का जो महत्व है, अगर इस महत्व के बारे में अगर हम जानकारी अवेयर कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर से वो बच्चे भी वो समझ पाएंगे, जब उनको जानकारी मिलेगी कि अभी हम जो सुख ले रहे हैं इस नशे की वजह से, इससे कहीं हमारा जीवन कहीं ना कहीं अंधकार में जा रहा है। और अगर हम एजुकेशन को लेने का जो हमारा अभी सही समय है, अगर हम इसको ले लेंगे तो आने वाला समय हमारा जिंदगी भर या जीवन भर हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। तो अगर इस इम्पोर्टेंस को अगर वो हम समझा पाने में अगर सफल रहे तो निश्चित तौर से वो भी जो नशे नशे से दूर रहेंगे। और साथ ही साथ नशे के जो स्रोत हैं या जहां से मिल पा रहा है, तो अगर ऐसे लोगों में, अगर समाज के लोगों में भी अवेयरनेस होगी, जागरूकता होगी और जिम्मेदारियां अगर वो लेंगे तो समस्या का समाधान हो सकेगा। कहीं ना कहीं परिवार की भी गलती है और थोड़ा सा हमारे लाइक जो सिस्टम है वहां पे भी फॉल्ट है, क्योंकि देखिए अगर पहली बात तो नशे की बात हो गई, तो नशा जो स्कूल कॉलेजेस के पास, मेनली पंजाब हम लोग जानते हैं, तो वहां पे ऑब्वियसली पुलिस अवेलेबल होती है ना, फिर भी बच्चे नशे लेते हैं स्कूल कॉलेज के पास। तो यहाँ पे भी सिस्टम की गलती है। दूसरी बात दूसरी बात जो पेरेंट्स होते हैं, अब जैसे दिल्ली में देख ले, या फिर जो लोग होते हैं, तो वो भी आजकल अलग वे में जा रहे हैं। अब जैसे दिल्ली का सिस्टम है, स्कूल स्कूल कितना अच्छा हुआ है, अगर यही चीजें ना इम्प्लीमेंट करें लोग, अगर गवर्नमेंट से बात करें कि हमें अच्छे स्कूल्स चाहिए, अच्छा सिस्टम चाहिए, तो फिर वो हो सकता है आगे। लेकिन पब्लिक भी तो लाइक वो किसी और मोड में गई हुई है ना। अभी आपको आइडिया होगा, दिल्ली स्कूल में पढ़ाई भी होती थी, हो रही है, और साथ साथ बच्चों को बिजनेस सिखा रहे हैं। जो बच्चे ये बोलते हैं कि हम कभी जॉब नहीं करेंगे, वो उनको बिजनेस के लिए पैसे दिए जाते हैं और वो बिजनेस करना सीख रहे हैं ग्रुप में मिलकर। तो वो चीजें हर जगह इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर इस तरीके से अगर बच्चों को अगर हम किसी एक्टिविटीज में या उन चीजों पे अगर लगाएंगे, उनको इस प्रकार से इन्वॉल्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर वो जो इस प्रकार की जो लत है या गलत आदतें हैं उनसे वो खुद ही वो दूर रहेंगे। जब खुद ही बच्चे एक होते प्रकार से खा
खाली रहेंगे तो फिर वो कुछ जैसे कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। शैतान का तो उसी हाँ, तो इस यही परिस्थितियां अगर स्कूल्स में अगर अगर हम एक्टिविटीज कराएंगे, कुछ चीजें कराएंगे, तो काफी हद तक ये समस्याएं खुद ही समाप्त हो जाएंगी। जी, क्वेश्चन करनी है कुछ इस टॉपिक पे। आप जैसे बीइंग एचआरपीसी कार्यकर्ता आप किस तरह से, मतलब ह्यूमन राइट, एचआरपीसी कैसे काम करती है वो सर को नहीं पता होगा, बट बेसिकली जो ह्यूमन राइट वर्क कर सकती है वो तो वो गाइड कर सकता है, बस वही एचआरपीसी भी करती है, तो आप पूछ सकते हैं। और लाइक बीइंग एचआरपीसी मैं ये बता दूं कि एचआरपीसी में भी आप बता सकते हैं, तो हम उनके परिवार को उनको लीगल एड मुहैया कराएंगे, जैसे हमारे एडवोकेट्स हैं वो लीगल गाइडेंस दे देते हैं, और फिर एचआरपीसी फिर उनके लिए काम करेगी। जैसे पहले तो 1098 पे कॉल करेंगे या मजिस्ट्रेट को कंप्लेन लिखेंगे, अगर वहां से काम नहीं हो पाता है तो फिर आप एचआरपीसी को भी कंप्लेन कर सकते हैं। या फिर आप लोग ना, बहुत लोगों को आइडिया नहीं होता है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कूल में ना इनरोलमेंट कर सकते हैं उनको, क्योंकि उनका वो अधिकार है। उसमें जो भी गरीब बच्चे होते हैं रोड पे या कहीं भी, तो उनको हम लाइक अगर गाइड कोई करने के लिए तैयार है तो उनको गाइड करके गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर कोई करना चाहे ग्राउंड लेवल पे तो बच्चों की काफी मदद कर सकते हैं। और देखिए बच्चों सारे काम छोड़ के मैं यही समझती हूँ ना, उन बच्चों को एडमिशन कराना, उनके लिए कुछ काम करना ज्यादा बेहतर है, ताकि जो क्राइम वगैरह जो होते हैं ना वो इसी टाइप के बच्चे आगे चल के बड़े होके करते हैं, जिनको फिर शिक्षा नहीं मिलती है, जिनको सही से लाइफस्टाइल नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम उनको शिक्षा दिलाएंगे और सारी चीजें उनके लिए बेहतर अगर उनको मिल पाएगी किसी भी तरीके से, तो आई थिंक कि थोड़े बहुत ना क्राइम्स भी कम होंगे आगे चलकर। तो सभी लोग मिलकर ना बच्चों के लिए कुछ काम करें और लाइक एचआरपीसी को भी बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। जो सड़कों पे खेल दिखाने वाले मदारी रहते हैं, जी। छोटे छोटे बच्चों का भी खेल के समय उनसे खेल दिखवाते हैं, तो क्या उनको भी इस बाल श्रम के या बाल शोषण के अंतर्गत मान लिया जाता है क्या? कई बार मैंने आपत्ति की है तो वो लोग कहते हैं कि इनको तो छूट है। देखिए, छूट के लिए तो जो परिवार में जो घर के जो घरेलू जो कुछ काम रहते हैं, तो उन कामों को लेकर के जो घर परिवार में है या उनकी कह सकते हैं कि उनके विकास के लिए जो जरूरी रहता है, घर के जो काम रहते हैं, उन कार्यों के लिए ही बस छूट रहती है। वो एक्चुअली बाल शोषण में नहीं आता, बाल श्रम में आता है। और ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि अगर आपका परिवार लाइक आपके परिवार की तरफ से या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी अपने एंड से कुछ नहीं कर सकता है। सबसे पहले उनके एंड से कुछ कंप्लेन आना चाहिए आपके पास, कंप्लेन लिखित में ले लीजिए, उसके बाद आप कार्रवाई कीजिए। पुलिस भी आपकी मदद करेगी और ह्यूमन राइट्स भी आपकी मदद करेगी। अगर उस बच्चे को प्रॉब्लम है या उसकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है, वो अगर आपको बताएंगे तो। इस स्थिति में क्या है, देखिए क्या है, जो बच्चे भी होते हैं तो कहीं ना कहीं वो माता पिता घर के परिवारजनों के साथ में ही रहते हैं जब इस प्रकार के काम दिखाए जा रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो बच्चे होते हैं तो वो उनको ऐसा लगता नहीं है कि मतलब हमारे साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है। और मेन समस्या तो तब होगी जब वो बच्चों को लगेगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, बच्चे उनके अगेंस्ट में जाएंगे। तो ये ऐसा हो नहीं पाता है कि बच्चे उस पे ऑब्जेक्शन करें या ऑब्जेक्शन करें कि हमारे साथ जबरदस्ती किया जा रहा है या कुछ ऐसा कर, तो गलत रहे हैं, लेकिन वो तब हो सकेगा या हम जैसे कि मैडम ने भी बताया कि जब वो बच्चे उस चीज पे एक्शन लेंगे या बच्चे जब उसके अगेंस्ट में बोलेंगे कि नहीं नहीं हमें नहीं करना है या हमें इस प्रकार का नहीं कार्य करना है, तो कहीं ना कहीं जाके तब कोई व्यक्ति उनकी मदद कर सकता है। अगर बच्चे एग्री हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति इस चीज को लेकर के हम अपने वेबिनार के स्टार्टिंग में ही हमने बात रखी थी, कोशिश की थी रखने की, कि ये जो समस्याएं हैं तो इसको लिए जो गार्जियन है, माता पिता हैं, वो शिक्षा के प्रति मतलब अशिक्षित है, जागरूक नहीं है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि शिक्षा बच्चों के लिए कितनी जरूरी है। और शिक्षा अगर वो काम की बजाय या उनको साथ में रखने की बजाय बच्चों को वो कहीं अगर स्कूल भेज रहे हैं तो आगे चल के उनका भविष्य ज्यादा अच्छा होगा। जो बच्चों की वजह से जो अभी प्रॉफिट उनको तुरंत लाभ मिल पा रहा है, उससे कहीं ज्यादा लाभ कब मिलेगा जब बच्चे शिक्षित हो जाएंगे। तो इस चीज से, इस बातों से जो गार्जियन है, उनके माता पिता हैं, वो अनजान है। अगर उनसे अगर हम काउंसलिंग कराएं तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग अगर उनसे हो पा रही, बात हो पा रही है, अगर हम शिक्षा की इंपॉर्टेंस अगर बता पाएंगे गार्जियन को, तो फिर वो बच्चों को इस प्रकार से नाटक वगैरह एक कार्य में, एक खेल में उनको पार्टिसिपेट्स नहीं कराएंगे। कहीं ना कहीं उन पेरेंट्स की गलती है और उनको ये लगता है कि फिर उनका लाइवलीहुड, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चलेगी, तो वो थोड़े से ही लालची होते हैं या फिर उनको आइडिया नहीं होता है कि क्या करना है। वो बेसिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका शोषण ही कर रहे हैं।
तो अभी क्या कर सकते हैं आप उनको अच्छी तरीके से समझा सकते हैं इस तरीके से कि अभी वो टेम्पररी उनको जो भी खुशी मिल रही है, जो भी पैसे आ रहे हैं, अगर वो पढ़ाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल कर लेंगे, तो आगे चल के बच्चा कुछ करेगा तो उनकी जिंदगी ज्यादा अच्छी हो सकती है। तो बिंग एचआरपीसी वर्ड का मतलब हम लोग बार बार अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए बोलते हैं, जो लाइक आप लोग में से अभी तक कोई नहीं करते हैं। तो अवेयरनेस प्रोग्राम इसीलिए हम बोलते हैं, हर टॉपिक्स देते हैं, अलग अलग टॉपिक, उसमें ये भी टॉपिक इसी समय आ सकता है कि बच्चों के लिए कुछ करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम इसीलिए होता है कि आप किसी गांव में, किसी शहर में कहीं कहीं जाके स्टॉल लगा के कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें समझाएं लोगों को, ताकि उनको जागरूकता है और वो लोग समझ सके। अभी आप हो सकता है, आप मान लीजिए आप ये काम कर रहे हैं, तो आप बच्चों पे ही एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर लें, कहीं पे जाके मतलब कुछ टीम बनाकर आप वहां पे एचआरपीसी की तरफ से जाकर उनको समझाएं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। अगर वो बच्चों को पढ़ाएंगे, आप उनको बोलो कि हम चलते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उनका एडमिशन करा सकते हैं या जो भी है। तो इस तरीके से वो हो सकता है कि आपकी बातें मान ले, उनको आगे की बातें बता सकते हैं, फ्यूचर में क्या हो सकता है अगर वो पढ़ाई करे तो। नहीं मैम, मैंने सर उनकी कोशिश की थी, एक बार मैं उनको स्कूल लेके गया भी था बच्चों को, उन्होंने कहा कहाँ जाएंगे, तो मैंने कहा मेरी तरफ से ये व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। वो बच्चों से भीख जी मंगवाते हैं, छोटे छोटे बच्चों से। मैं उनको पकड़ के एक बार स्कूल भी लेके गया, वहां भी उनकी शिकायत की थी कि इनको कराओ, मैं पुलिस में भी बोल के आया, वो मानते नहीं है उस परिवार के लोग। वहां पे नहीं आप पुलिस से कुछ कर सकते हैं, आप समझा के स्कूल भी लेके गए, फिर वो उनकी खुद की मर्जी है, वो चॉइस है। या आपको पता नहीं होगा, जैसे वो आपने बताया ना भीख मांगते हैं, तो आपको पता नहीं होगा कि ये लोग भीख मांगने वाले लोग हो सकता है आपसे ज्यादा अर्न कर रहे हो किसी ना किसी मेथड से। तो इन सब वजहों से ये लोग ना बच्चों की लाइफ थोड़ी बहुत खराब कर रहे हैं। शहजादा जी प्लीज बोले, आपके डीएलएसए में तो इस तरह के बहुत केसेस आते होंगे, क्योंकि ये केसेस ज्यादातर वहां आते हैं, तो आप प्लीज बताएं। अगर कोई भी गार्जियन अगर अपने बच्चे से इस तरह की कोई बात कोई शर्म कराता है या उसको जो है दबाव बनाता है कि आप काम करके आइए, हमारे घर का खर्चा चलाइए, अगर गलत माँ बाप कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, बाल श्रम कानून बना है वो उनके गार्जियन के ऊपर भी लागू होता है। क्वेश्चन के ट्रैफिक के चौराहे पर जो बच्चे भीख मांगते हैं और ट्रैफिक पुलिस के सामने मांगते हैं, उस वक्त क्या करना चाहिए एक किसी आम नागरिक को या एक जागरूक इंसान को, ये थोड़ा सा हमें थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। हाँ, जैसे कि ये जो समस्या है तो कहीं ना कहीं देखिए इसको लेकर के अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर जैसे कि अगर हम भीख दे रहे हैं तो भीख देने के लिए अगर हम भीख अगर देंगे बच्चों को तो उनको भीख मिलती है, तो इस वजह से वो भीख मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम भीख देंगे भी तो कहीं ना कहीं ये हम प्रमोट कर रहे हैं कि भीख देने के लिए, क्योंकि लोगों को मिल रही है। तो पहली चीज ये है कि अगर हमें उनकी मदद करनी है तो हमें मदद दूसरे तरीके से कर सकते हैं। जागरूक होने के लिए वो अगर चाहे तो एक्शन ले सकता है उन बच्चों को लेकर के कि कितने बच्चे वहां पे भीख मांग रहे हैं, उनको ले जा करके इन्फॉर्म कर सकता है। टीआई के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, केवल हम पूछ रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस के सामने बच्चे चौराहे पर भीख मांग रहे हैं, उस वक्त ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है? शहजाद अली जी देखिए, डायरेक्टली कोई भी नहीं कुछ कर सकता है। आपने देखा होगा कि कहीं पे बहुत लोग मारपीट कर रहे हैं, पुलिस वहां से गुजर भी रही है तो वो कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको कंप्लेन नहीं की गई है। नहीं तो रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी सारी चीजें रोड पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते रहती है, तो पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती ना। क्यों नहीं होती? जब तक कोई मैडम बड़ा क्राइम नहीं हो रहा होता सामने में, तब तक वो इन्वॉल्व नहीं होती है, और मैडम ये जी तो चल ही रहा है। मैडम जी सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन है पूरे भारत के सभी राज्यों की पुलिस के लिए, सिविल पुलिस के लिए भी और ट्रैफिक पुलिस के लिए भी, कि अगर चौराहे पर कोई भी बच्चा भीख मांगता हुआ पाया जाता है या कोई उनसे भीख मंगवाता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट हुए हैं और हाई कोर्ट के भी जजमेंट हुए हैं। उसकी जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस को तय की गई है कि अगर आपको भीख मांगते हुए कोई बच्चा नजर आता है आप तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेंगे जो उस बच्चे से भीख मंगवा रहा है। और ठीक है, अगर पुलिस नहीं कुछ कर रही है, ट्रैफिक पुलिस नहीं कर रही है, तो वो मजिस्ट्रेट को लिखित में कंप्लेन करेंगे कि पुलिस वहां पे होते हुए भी ऐसा ऐसा हो रहा है, आप क्यों कुछ नहीं करते। क्योंकि हर रेड लाइट पे मीन जहाँ पे भी हम ट्रैफिक होती है वहां पे हर जगह पे ये लोग भीख मांगते हैं। क्वेश्चन तो बस ये इनकी जो समस्या है तो इनकी समस्या अगर हम बस यही है कि वर्तमान जो सिचुएशन है उनके अकॉर्डिंग हम जो प्रशासन है या जो ऑफिसर हैं, जिम्मेवार जो ऑफिसर्स हैं, उनके साथ मिलके हम काम कर सकते हैं। उनको जो जो समस्या हो रही है जैसे कि बच्चों को लेकर के,
तो इनको रोकने में हम मदद, उनकी जो अधिकारी हैं उनकी हम मदद कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम हमारे समझ या हमें जानकारी मिलती है कि बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो हम उस पे तुरंत एक्शन लेकर के जो संबंधित जिम्मेवार व्यक्ति हैं उनको सूचित कर सकते हैं कि इस प्रकार के बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, ऐसे स्थान पे हो रहा है। तो उनको रोकने के लिए तुरंत हम प्रशासन को सूचित कर सकते हैं, उनको साथ ले जा सकते हैं, उन बच्चों को छुड़ा सकते हैं या उन बच्चों से मतलब जिससे कि इस प्रकार की जो कार्रवाई जो हो रही है, तो कहीं न कहीं प्रशासन को भी जब एक आम व्यक्ति, आम नागरिक या जनता जब उनकी मदद करेगी, तब कहीं जाके वो अच्छे से काम कर पाएँगे। तो प्रशासन बस कह देने से वो अपने आप में तो वो एक प्रकार से सुपर पावर तो है नहीं कि उन्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। एक आम पब्लिक को ही उनको जिनकी जानकारी में उनको मदद करनी होगी प्रशासन की, तब कहीं जाके प्रशासन जो उनका काम है, तो वो मदद कर सकते हैं। समझ गए। बेसिकली प्रशासन को लाइक एट अ टाइम आपके पास में क्या हो रहा है वो अभी को नहीं मालूम है, वो किसी ना किसी तरीके से उन तक पहुंचेगी बातें, तभी वो उनको मालूम होगा। तो लाइक आप क्या करें, पहले तो उन लोगों की काउंसलिंग करने की कोशिश करें जो संजय रावत जी बता रहे थे। नेक्स्ट आप जी, मजिस्ट्रेट को लेटर लिखें, ठीक है। उसके बाद फिर आप बिंग ह्यूमन राइट कार्यकर्ता है, एचआरपीसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है आप, तो आप एचआरपीसी के थ्रू फिर लाइक आप एक्शन ले सकते हैं, आप जाके काम कर सकते हैं, स्कूल्स में एडमिशन कराने की बात कर सकते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल में एडमिशन होता ही है। मैं बताना चाह रहा हूँ, एचआर तरफ से जो कंप्लेन आता है, तो अभी मेरा बात बता रहा हूँ, तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट उड़ीसा एक्शन लेता है, ठीक है। जो अभी अभी जो क्या बोल रहे हैं, जो ट्रैफिक में अभी जो मैं बात सुन रहा था कि अभी हमारा उड़ीसा में बहुत कम है, जो हमारा बिहार का उड़ीसा में कोई भीख नहीं मांग रहा है, तो उड़ीसा का बाहर का स्टेट का जो छोटा छोटा बच्चा है 5 साल का 6 साल का, ठीक है, तो हमारे पास अभी कंप्लेन नहीं आया है। वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है और इस पे अलग से वेबिनार हो सकती है क्योंकि ये सिर्फ ओडिशा में नहीं हो रहा है, आज के डेट में ये हर जगह हो रहा है। अब आप जानते हैं कि बिहार में बंद है, अल्कोहल बंद है, लेकिन बिहार में कौन, मतलब हर घर में है जो लोग यूज करते हैं, वो उसी तरीके से आता है। लेडीज लेके आती हैं, बच्चे इन्वॉल्व होते हैं उसमें क्योंकि बच्चे इजीली टारगेटेड होते हैं। मतलब बच्चों को पहले एज अ चॉकलेट, एज अ टॉफी, टेस्टी चीजों में मिक्स करके वो लोग ना एज अ फ्रेंड बन के उनको देते हैं, उनको खिलाते हैं, अब उनको हैबिट बना देते हैं। फिर अब उस बच्चे को वो ये काम देते हैं कि तुम इसको यहाँ जाके सप्लाई करो, इसको हाइड करके करो, इसको यहाँ जाके पहुंचा दो, हम फिर तुमको वापस से ये चीजें देंगे। क्यों? क्योंकि जब तक वो मतलब वो बोलते हैं कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे हम ये देंगे ही नहीं। तो इस तरीके से वो बच्चे वहां पे फंस जाते हैं बेसिकली। वो फिर आपको भी पता है कि कोई भी अगर ड्रग्स लेता है तो फिर वहां से बच पाना असंभव है, तो बेसिकली वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आज की मीटिंग हम खत्म करते हैं, अब फाइनल वेबिनार खत्म करते हैं। तो एचआरपीसी के सभी प्रतिभागी और हमारे वक्ता प्रशांत जी का हार्दिक आभार। आइए हम सब मिलकर बच्चों के लिए एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज की ओर कदम बढ़ाएं। आप लोग बच्चों के लिए जरूर काम करें, ठीक है, क्योंकि आगे फ्यूचर उन्हीं पे डिपेंडेंट है और आज के डेट में बहुत सारे बच्चे आपको इस तरह से दिख जाएंगे, तो उनके लिए काम करें। ठीक है, धन्यवाद।